लास्ट क्लास में हमने मेन चीज़ जो पढ़ी थी, एक तो था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस पढ़े थे, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब ये था कि जब आप किसी भी कंपनी का या किसी भी बिज़नेस की अकाउंटिंग करते हो, है ना, जब आप मुंशी बनोगे तो आपको 3 बातें अपने मन में सोचनी है। क्या क्या 3 बातें सोचनी है? पहले तो कोड क्या था, GCA। जी का मतलब क्या सोचना है मन में? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब ये था कि आपको सोचना है कि ये जो बिज़नेस है ये हमेशा चलता रहेगा और इस बिज़नेस को हम बंद नहीं करेंगे, तो ऐसा आपको सोचना है। तो इसको बोलते थे गोइंग कंसर्न। तो याद आ गया गोइंग कंसर्न? बोलो हाँ या ना। दूसरा अजम्पशन क्या सोचते हैं? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में ये बताया था कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस आप 1 साल फॉलो करते हो, उस अकाउंटिंग प्रैक्टिस को क्या करना है? बहुत साल तक फॉलो करते रहना है, साल के बाद साल, साल के बाद साल फॉलो करते रहना है। क्या हम उसमें चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, सिर्फ 3 बातों की वजह से। हाँ, या तो कानून बोले तो, या छोटा कानून बोले तो, या फिर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो चेंज कर सकते हैं। और तीसरा अजम्पशन था एक्रूवल। एक्रूवल का मतलब था कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब वो चीज़ होती है। सेटलमेंट चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं एक्रूवल। तो 3 तो थे अजम्पशन। फिर हमने कुछ प्रिंसिपल्स लिखे थे। एक तो था अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल क्या था, किसको याद है? बिल्कुल सही। तो सुन लो जी, आप पूछ रहे थे ना, तो बिजनेस और ओनर जो होते हैं वो 2 अलग अलग एंटिटी होते हैं, मतलब 2 अलग अलग चीज़ें होते हैं। और हम अकाउंटिंग किसके पर्सपेक्टिव से करते हैं? बिजनेस के, राइट। दूसरा था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल था कि हम जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट मनी की टर्म्स में होती हैं, सिर्फ उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आप डिसिप्लिन हो, आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत कामचोर हो, तो क्या ये बातें रिकॉर्ड करेंगे हम? नहीं करेंगे, क्योंकि ये मनी की टर्म्स में नहीं होती। और तीसरा और आखिरी लिखा था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो ये वाला किसको याद है, बताओ? इसमें क्या सिखाया था कि जो बिज़नेस की लाइफ होती है, उसकी लाइफ को हम छोटे छोटे पीरियड्स में तोड़ देते हैं, और एक पीरियड जो होता है वो जनरली 1 साल का होता है, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, है ना। तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। चलो, तो 3 तक हमने लिख लिए थे, राइट। बाकी तो 2 छोटे से ऐसे क्वेश्चन थे, फीचर्स और नेसेसिटीज़ के। तो मेनली हमने 3 प्रिंसिपल्स लिख लिए थे, ओके। चलो, तो अब आज कमर कस के बैठो, लंबी गहरी सांस लेकर नए पेज से नंबर 4 हेडिंग डालना। तो आज कुछ और मज़ेदार प्रिंसिपल सीखेंगे। तो नंबर 4 में लिखना है, इसका नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ठीक है। तो लिखो फटाफट हेडिंग, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कॉमा, देयर शुड बी complete and understandable, there should be complete and understandable reporting, there should be complete and understandable reporting of all the significant information, of all the significant information। तो इसमें कीवर्ड्स हाईलाइट कर देता हूँ,
ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। चलो तो पहले आपसे पूछता हूँ, जब आपका रिपोर्ट कार्ड आता है तो आपके रिपोर्ट कार्ड में आपका नाम लिखा होता है अच्छा सा, आपकी सुंदर सी एक फ़ोटो लगी होती है, तो क्या रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ सीधा आपके ऐसे मार्क्स लिखे होते हैं 88.5% या पूरी डिटेल्स होती हैं? पूरी डिटेल्स होती हैं, हर सब्जेक्ट के पूरे मार्क्स होते हैं, और कई बार तो उसका भी ब्रेकअप होता है कि इसमें इतना, PT1 में इतना, PT2 में इतना, हाफ ईयरली में इतना, ऐसा होता है शायद, मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो इसी तरह जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमें यूज़र को इन्फॉर्मेशन देनी है ना, अब ये हमारे यूज़र्स हैं जिन्हें हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप इन्हें क्या इन्फॉर्मेशन दोगे? आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दोगे या पूरी इन्फॉर्मेशन दोगे? पूरी। तो बस यही येलो कलर में यही लिखा है कि हमें सारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मतलब रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट करने का मतलब है बतानी है, ताकि कुछ भी चीज़ यूज़र से छुपी हुई ना रहे। तो जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है ताकि पापा से मम्मी से आप कुछ भी छुपा ना सको, तो इसी तरह अकाउंटिंग का ये प्रिंसिपल भी यही कहता है कि आपको सारी चीज़ें अपने यूज़र को बतानी चाहिए। दैट्स इट। तो इसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो क्लियर हो गया? तो इसका एक एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जाम्पल है लेकिन काफ़ी बार पूछ लेता है कई बार, तो सेकंड एरो डाल के लिखना एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल आप फ़िलहाल लर्न कर लेना, क्योंकि इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो अभी थोड़ा सा आपने पढ़ी नहीं है, न्यू टर्मिनोलॉजी है। तो एग्जाम्पल में लिखना कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ are shown as, contingent liabilities are shown as footnote, contingent liabilities are shown as footnote। तो contingent liabilities क्या होती हैं, ये नया टर्म है, तो फिलहाल आप लर्न कर लेना, रट लेना। तो है किसी को पता कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है और फुटनोट क्या होता है? चलो दोनों ही नए शब्द हैं तो बताओ कौन बच्चा बता सकता है? अच्छा चलो, आपने एसेट्स वर्ड सुना था चैप्टर 2 में, एसेट, वो याद है? बोलो हाँ या ना। और लाइबिलिटीज़ वर्ड सुना था, वो याद है? बताओ पीछे क्या ढूंढ रहे हो मेरे भाई? अच्छा पीछे से देख रहे हो। एसेट टर्म याद है और लाइबिलिटीज़ टर्म याद है? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, देखो इधर फोकस करो, इधर। तो जो भी एसेट्स होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अब ये क्या होती है ये छोड़ो, क्योंकि ये तो मैंने कहा था ना टेक्निकल टर्म है, लेकिन हम अपने यूज़र को ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये हम कहाँ लिख कर देते हैं? फुट नोट में। फुट नोट किसको बोलते हैं, किसी को है आइडिया? शॉर्ट नोट होता है, जैसे कमेंट सा डॉक्यूमेंट में, और वो भी डॉक्यूमेंट में कहाँ होता है? सबसे लास्ट में। हाँ, तो इसीलिए इसको फुट नोट बोलते हैं। फुट का मतलब होता है ना पैर, पैर हमारी बॉडी में सबसे नीचे होते हैं, तो फुट नोट का मतलब होता है कि हम ये इन्फॉर्मेशन सबसे नीचे नोट बना कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं फुट नोट। तो हमें अपने यूज़र को बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरी कंपनी के ख़िलाफ़ किसी ने केस कर दिया कोर्ट में, मेरी कंपनी के ख़िलाफ़ किसी आदमी ने कोर्ट में केस कर दिया। उन्होंने केस कर दिया कि मेरी कंपनी ने उनको धोखा दिया, गंदा प्रोडक्ट बेचा, और केस कर दिया। तो आप ये बताओ, क्या ये बात मैं यूज़र को बताऊं या नहीं बताऊं? क्या ये इन्फॉर्मेशन यूज़र तक पहुंचाऊं या नहीं पहुंचाऊं? ये है मुद्दा।
तो बताओ अथर्व बाबू, आप बताओ, बतानी चाहिए या छुपानी चाहिए? बताओ, बाकी बच्चे भी अपना दिमाग लगाओ। बतानी चाहिए या छुपानी चाहिए? बतानी चाहिए। छुपानी चाहिए क्योंकि ये तो गंदी बात है, हमारी कंपनी के खिलाफ किसी ने केस कर दिया तो छुपाना चाहिए, है ना। तो वैसे तो छुपाना चाहिए, मतलब हम सोच सकते हैं मॉरली, लेकिन यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? हाँ, तो इस प्रिंसिपल का मकसद सिंपल समझो, ये प्रिंसिपल सिर्फ ये कहना चाहता है कि आपको हर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन क्या करनी है? बतानी। तो हमें अपने यूज़र को सारी जानकारी बतानी पड़ेगी। तो अगर किसी ने हमारे खिलाफ कोर्ट में केस भी कर दिया है तो वो भी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र को बताना पड़ेगा। तो समझ आ गया प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मेन क्रक्स समझ गए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कि आपको हर चीज़ क्या करनी है? डिस्क्लोज करनी है, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है। चलो, तो ये था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। उसके बाद नंबर 5 अगला होता है, ये बहुत ही छोटा प्रिंसिपल है, इसका नाम है मैटीरियलिटी। METERIAL, मटीरियल लिख के ITY, मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। चलो, तो सबसे पहले तो मटेरियल मीन्स, तो मटेरियल वर्ड का यहाँ पर क्या मतलब है? तो बताइए प्यारे बच्चों, मटेरियल मीन्स, तो कौन बताएगा जिसने पढ़ लिया हो? तो मटेरियल मीन्स किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, मतलब सामान, है ना। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल भी वो मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मटेरियल का मतलब है, बड़ा बड़ा लिखना है आपको ब्लॉक के अंदर, मटेरियल मीन्स इम्पॉर्टेंस। मटेरियल मीन्स इम्पॉर्टेंस। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी फनी एग्जांपल है, सिर्फ समझाने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, मैं रास्ते से जा रहा था, मेरा 500 रुपये का नोट गिर गया। और इसी तरह एक दिन मुकेश अंबानी साहब भी रास्ते से जा रहे थे, उनका भी 500 रुपये का नोट रास्ते में गिर गया। तो मुझे तो 4 दिन तक नींद नहीं आई, मैं तो बहुत परेशान रहा, लेकिन मुकेश अंबानी साहब जो हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो मटेरियल का मतलब होता है, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि 500 रुपये का नोट किस आदमी के लिए मटेरियल है, हाँ कितना इंपॉर्टेंट है, तो किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है ना। तो इस एग्जांपल में 500 रुपये का नोट किसके लिए मटेरियल है? मेरे लिए। और 500 रुपये का नोट किसके लिए मटेरियल नहीं है? मुकेश साहब के लिए। तो मटेरियल का मतलब समझ गए पहले आप क्या होता है? मटेरियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। तो मटेरियल मतलब इम्पॉर्टेंस। तो मतलब इस एग्जांपल में मैं ऐसे कह सकता हूँ या प्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये 500 रुपये का नोट मेरे लिए क्या है? मटेरियल। लेकिन यही 500 रुपये का नोट मुकेश साहब जी के लिए क्या है? नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल को इममटेरियल कह देते हैं। तो इममटेरियल मतलब उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं। तो पहले मटेरियल का मतलब समझ गए। अब लिखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है। तो सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, comma, an item is disclosed, an item is disclosed if it is material। बस ख़त्म, सिंपल। an item is disclosed if it is material। तो इसी एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू करके आपसे पूछूं कि क्या मैं घर आकर ये रिकॉर्ड करूंगा कि मेरे 500 रुपये खो गए, क्या मुकेश अंबानी साहब घर आकर ये रिकॉर्ड करेंगे कि 500 रुपये खो गए?
नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए 500 रुपये क्या था, इमैटीरियल, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो रिकॉर्ड शायद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो आइटम क्या है, इमैटीरियल। लेकिन मेरे लिए क्योंकि ये मटेरियल था, मेरे लिए 500 रुपये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो इसीलिए मैं इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूँगा। हाँ नहीं, रिकॉर्ड तो सब करा जाता है, लेकिन ये प्रिंसिपल यही कहता है कि रिकॉर्ड सिर्फ तब करो अगर वो क्या हो, मटेरियल हो। जैसे मैं आपका एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसा नहीं कि आप कोई दूध के धुले हो। जब आप शॉपिंग करने जाते हो, जूते खरीदने जाते हो, तो जूते मान लो आते हैं 5999 के आते हैं, तो आप घर आके अपने दोस्तों को क्या बताते हो कि कितने के जूते खरीदे, 6000। मम्मी को क्या बताते हो कितने के जूते खरीदे, 6000। और जब आप वहाँ पर पेमेंट भी करके आते हो तो क्या 1 रुपये वापस लेकर आते हो, छोड़ाते हो, क्योंकि आपके लिए 1 रुपये क्या है, इमैटीरियल। तो आप भी दूध के धुले नहीं हो एक तरह से। तो मटीरियलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। भाई हो सकता है आपके लिए जहाँ आपके लिए 1 रुपये मटीरियल नहीं था, तो मुकेश अंबानी साहब के लिए 500 रुपये मटीरियल नहीं थे। तो पॉइंट ये कि अगर मटेरियल नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करना, मटेरियल है, अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे लिए तो 1 रुपये भी मटेरियल है, तो फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो समझ आ गया प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल बस ये कहता है कि भाई जो चीज़ मटेरियल है वो रिकॉर्ड करनी है, वो डिस्क्लोज करनी है, अगर जो मटेरियल नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना। तो क्लियर हो गया सबको। चलो, तो ये तो बहुत छोटा प्रिंसिपल था, मटीरियलिटी। उसके बाद नंबर 6, ये इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आप इस पर एक स्टार ज़रूर लगा लेना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रेलिवेंट है। इसको बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या इसको कुछ लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। चलो, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी प्रिंसिपल है, मतलब वैसे अपनी स्टडी में ये सीए फाउंडेशन में भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सीए इंटर में भी पढ़ाता हूँ। तो सोचो ये ऐसा प्रिंसिपल है जो आगे तक चलता है, आगे तक अकाउंटिंग में चलता रहता है, बड़ा काम का प्रिंसिपल होता है। तो पहले लिखते हैं इसकी छोटी सी लाइन। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट COST, कॉस्ट COST, कॉस्ट प्रिंसिपल। तो इसमें लिखते हैं छोटी सी लाइन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कॉमा, फिक्स्ड एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड in the books at cost। तो at cost को हाईलाइट कर लेते हैं और फिक्स्ड एसेट्स को भी मतलब हाईलाइट या ब्लॉक बना लेते हैं। तो बस, तो छोटा सा स्टेटमेंट है वैसे तो इस प्रिंसिपल का, लेकिन अभी समझते हैं क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फिक्स्ड एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट, और ब्रैकेट में लिखना है इग्नोर मार्केट वैल्यू, इग्नोर मार्केट वैल्यू। चलो, तो एक चीज़ आपसे पूछूंगा, फिर एक मैं समझाऊंगा। तो आपसे मैं ये पूछूंगा, क्योंकि आप होशियार हो बच्चे हैं ना, तो आपसे मैं पूछूंगा कि फिक्स्ड एसेट्स मैंने पढ़ाया था कि क्या होते हैं, तो उसके एग्जाम्पल बताओ। चैप्टर 2 में फिक्स्ड एसेट्स, हाँ फर्नीचर कह सकते हो, और एक दो और दे दो कुछ, प्रोजेक्टर कह सकते हो, कार कह सकते हो, करंट एसेट नहीं कह सकते, सारे नॉन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स मतलब होता है नॉन करंट एसेट, जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए चलते हैं, जो रीसेल नहीं करोगे। तो आप उल्टा बोल बैठे, है ना। तो फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, जो 12 महीनों से ज़्यादा के लिए चलते हैं, जो आप रीसेल नहीं करते, उन सबको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। तो मैं क्योंकि प्रोजेक्टर से अपना एग्जांपल रिलेट कर पाता हूँ, आप भी कर पाओगे, तो मैं इसी को समझा देता हूँ। तो ये प्रोजेक्टर आपको पता है जो आपके सर के ऊपर लगा हुआ है, वो कितने रुपए का मैंने ख़रीदा था,
कितने रुपए का था? ये कब बताया? पहले बताया था। हाँ, तो 1 लाख रुपए का ख़रीदा था, है ना? आज से 5-6 साल पहले ख़रीदा था ये प्रोजेक्टर। तो मैंने इस प्रोजेक्टर को जब ख़रीदा तो मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा कि भाई प्रोजेक्टर ख़रीदा 1 लाख रुपए का। अब जब मैंने ख़रीदा तो मैंने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। उसके 4 दिन बाद ही उसका फ़ोन आया, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, कह रहा तुम्हें पता है ये वाला मॉडल जो तुमने प्रोजेक्टर ख़रीदा, ये वाला मॉडल, कह रहा ये बाज़ार में आज 90,000 का मिल रहा है। मैंने कहा अच्छा ये क्या हो गया? कह रहा हाँ सस्ता हो गया। तो मेरे दोस्त ने बताया कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 10,000, मतलब कम हो गई, 90 हो गई। तो अब मुद्दा ये है कि क्या मैं अपनी बुक्स में भी वैल्यू को काट कर 90 कर लूँ? क्यों? ठीक है, तो मतलब आप होशियार हो, इसका मतलब है। तो ये प्रिंसिपल भी बस यही कहता है। तो अगर आप प्रिंसिपल पढ़ोगे तो यही है, जो आपकी समझदारी है वही प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल भी ये कह रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट और इग्नोरिंग द मार्केट वैल्यू। तो जो आपकी समझदारी है वही प्रिंसिपल भी कह रहा है। तो सिंपल हो गया। तो हमें अपने फिक्स्ड एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट पर। कॉस्ट का मतलब अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कॉस्ट का मतलब होता है जितने रुपए का आपने ख़रीदा था उसको कॉस्ट बोलते हैं। तो हमें मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। मार्केट वैल्यू तो रोज़ बदलती रहती है। तो समझ गए? तो इसमें कोई भी डाउट आपको, या और कोई एग्जांपल से समझाऊं, या समझ गए? समझ गए? हिस्टोरिकल कॉस्ट। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नंबर 7 का नाम है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो इसमें लिखते हैं, ये भी छोटी सी बात है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कॉमा, मार्केट प्राइस के ब्रैकेट में लिखना रियलाइजेबल वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, is recorded in the books only when the asset is actually sold. Only when the asset is actually sold. Actually sold को हाईलाइट कर देता हूँ। Only when the asset is actually sold. तो जब तक आप लिख रहे हो तब तक मैं अपनी कहानी बनाता हूँ। तो वही पुरानी कहानी ही चलेगी इसमें भी। प्रोजेक्टर मैंने ख़रीदा था 1 लाख रुपए का, है ना? फिर मेरे दोस्त ने बताया कि इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 90,000। तो बताओ मुझे कुछ करना है क्या? पहले तो ये बताओ, क्या मुझे मार्केट वैल्यू से कोई मतलब है क्या? सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, एक्चुअली सोल्ड को मारो को बोलिए, अभी तो सेंटेंस नहीं पढ़ना। अभी तो मेरे पुरानी एग्जांपल्स पे ही हूँ मैं, कि प्रोजेक्टर 1 लाख का मैंने ख़रीदा था और उसकी मार्केट वैल्यू 90,000 है अभी। तो कुछ करना है क्या मुझे? अभी कुछ नहीं करना। फिर उसकी मार्केट वैल्यू मान लो 2 महीने बाद हो गई 85,000। तो कुछ करना है क्या मुझे? अभी नहीं। फिर उसकी मार्केट वैल्यू 4, 5 और 6 महीने बाद हो गई 60,000। तो कुछ करना है क्या मुझे? अभी नहीं करना। तो पहले यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। अब एक दिन क्या हुआ, ये प्रोजेक्टर मैंने बेच दिया। ये प्रोजेक्टर मैंने क्या कर दिया? बेच दिया। अब कितने रुपए का बेचा? पूछो मुझसे।
60 के बेच दिया, चलो ठीक है, तो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं मैंने ये प्रोजेक्टर 60,000 में बेच दिया, क्योंकि उस समय मार्केट की वैल्यू थी 60,000। तो अब मेरा दोबारा आपसे क्वेश्चन है कि अब तो मैंने इसको बेच दिया 60,000 में, तो अब क्या वैल्यू लूँगा? हाँ, तो अब 60,000 रिकॉर्ड करो, क्योंकि अब तो मैंने इसको क्या कर दिया, बेच दिया। हाँ, तो बेचने को पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेच दिया। सेल तो छोटे बच्चे नर्सरी के कहते हैं, रीसेल भी छोटे बच्चे कहते हैं। बेचने को हम जैसे मुंशी अकाउंटेंट कहते हैं रियलाइज़ कर दिया। बेचने को हम लोग क्या बोलते हैं? रियलाइज़ कर दिया। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम अब पढ़ो, क्या है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब आप पूरी इंग्लिश पढ़ सकते हो, फिर मुझे बताना कि समझ आई इंग्लिश की नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मार्केट प्राइस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन द एसेट इज एक्चुअली सोल्ड। हाँ, जब बेचोगे, राइट। तो जब मैंने प्रोजेक्टर बेचा तब मैं मार्केट प्राइस रिकॉर्ड करूँ। तो क्लियर हो गया वाला? समझ आया सबको? ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर चलते हैं। उसको कहते हैं एप्रिसिएशन। हाँ, बढ़ने को कहते हैं एप्रिसिएशन। ठीक है, समझ आया टर्म? चलो तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट नंबर 8 पर। तो नंबर 8 जो है वो तो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लो, मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, कंजर्वेटिज्म। CONSERVATISM, कंजर्वेटिज्म। और इसको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, और प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस। चलो तो पहले इन दोनों इंग्लिश शब्द के मतलब पूछता हूँ आपसे। ये कंजर्वेटिज्म तो कंजर्व वर्ड से निकला है, और प्रूडेंस जो है वो प्रूडेंट वर्ड से निकला है। तो दोनों इंग्लिश शब्दों के मतलब बता दो। ये तो सिंपल वोकैबुलरी है। कंजर्व, किसी चीज़ को बचाना, बचा बचा के रखना। ठीक है, ठीक है, तो लिख लेता हूँ जो भी आप बोल रहे हो, बचा बचा के रखना। चलो ठीक है। और प्रूडेंट, पहली बार सुन रहे हो प्रूडेंट वर्ड? तो प्रूडेंट वर्ड का बताओ डिक्शनरी मीनिंग, सिंपल वोकैबुलरी इंग्लिश। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार या समझदारी। समझदार इंसान को हम क्या कह सकते हैं? ही इज़ अ प्रूडेंट पर्सन। तो आपको क्या बोलूँगा मैं? यू आर अ प्रूडेंट पर्सन। तो आप समझदार व्यक्ति हो। तो प्रूडेंट मतलब होता है समझदार या समझदारी, कुछ भी, है ना। चलो तो अब जो है पहले प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर समझाता हूँ। तो ये तो ऐसे ही था, तो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कॉमा, do not anticipate profits, do not anticipate profits, but provide for all possible losses. Hello, I'm Jasmine from Gurgaon and I have secured 98.8% in my 12th boards. और मैं सारा क्रेडिट पराग सर एंड RKG इंस्टीट्यूट को देती हूँ। मैं पहले 11th में सर को यूट्यूब पे फॉलो करती थी एंड 12th में मैंने उनके डिजिटल बैच को ज्वाइन किया। एंड सर का पढ़ाने का तरीका इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। वो जो हम लोग की थॉट प्रोसेस होती है वो उसी टाइम समझ जाते हैं, और जो हमें डाउट्स दिमाग में लग रहे होते हैं वो देन एंड देयर वो क्लियर कर देते हैं। एंड लास्ट तक सर हमारा सपोर्ट किया थ्रू आउट द ईयर। सर ने हमारे डाउट्स लिए, हमें सारे रिवीजन करवाया, चाहे MCQ हो चाहे रिटन पेपर हो, सब सर ने बहुत अच्छे से करवाया थ्रू आउट द ईयर। एंड आई रियली वांट टू थैंक पराग सर एंड RKG इंस्टीट्यूट। According to this principle, do not anticipate profits but provide for all
पॉसिबल लॉसेस। तो इसकी इंग्लिश तो बस इतनी सी है, लेकिन है बहुत ख़तरनाक। तो पहले कीवर्ड्स थोड़े से हाईलाइट कर देता हूँ। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर। प्रोवाइड फॉर का अगर मतलब लिखना है अपने समझने के लिए तो लिख सकते हो। प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग में कहते हैं प्रोवाइड फॉर, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। चलो, तो पहले अपनी बेसिक इंग्लिश नॉलेज से इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बता दो कि पहले आप क्या समझे, फिर मैं समझाता हूँ। चलो ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक सही समझ, सही दिशा में हैं आप। और बच्चा, कोई और बच्चा, होनहार बच्चा जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करे, इंग्लिश पढ़ के हिंदी में अनुवाद करे, समझाए कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स, पहले इतना करते हैं। ठीक है, चलो काफ़ी सही। तो दोनों बच्चों की बातों को मैं मिला देता हूँ। तो देखो, ये पूरा पॉइंट आपकी एक्सपेक्टेशन पर होता है। अब मान लो आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में मेरा कोई प्रॉफिट होगा, ठीक है। मान लो आपको एक सपना आया और आपको लगा कि फ्यूचर में आपका कोई प्रॉफिट होगा। तो अब क्वेश्चन ये है, मुद्दा ये है कि क्या आप इसे रिकॉर्ड करोगे। अभी खाली आपको सिर्फ सपना आया है। जैसे मान लो आपको सपना आया कि आपको कल 1 करोड़ रुपए मिल गए, तो क्या खाली सपने के बलबूते आप आज गाड़ी खरीदने चले जाओगे? नहीं खरीदोगे ना। तो ऐसे ही आपको सपना आया कि मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो क्या इस बात को रिकॉर्ड करोगे आप? बोलो। तो ये प्रिंसिपल कहता है नहीं करना। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं करना। अच्छा, सपना चेंज करते हैं। कट टू दूसरा सपना आया। अब आपको दूसरा सपना आया कि फ्यूचर में आपका नुकसान होगा, लॉस होगा। तो अब क्या इसको रिकॉर्ड करना है? यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई भी लॉस होने वाला है, ऑल पॉसिबल लॉसेस, तो उसको रिकॉर्ड करना है। तो वैसे तो ये प्रिंसिपल ये कह रहा है, लेकिन इस बात को थोड़ा और मैं अच्छे से और घुमा के समझा कर, एग्जाम्पल से अगर और समझाऊं, तो क्योंकि ये प्रिंसिपल हायर स्टडीज़ में भी आता है, तो जब मैं सीए स्टूडेंट्स को समझाता हूँ तब मैं उनको क्या एग्जाम्पल देता हूँ। तो आप कोशिश करना लिंक करने की। आपको 2 सपने आते हैं, मान लो रात को। सपना नंबर 1, आपने सपना देखा कि आपने पूरी क्लास में टॉप करा है, आपकी पूरी क्लास में रैंक 1 आ गई, ठीक है। ये सपना आया आपको, अच्छा सपना। तो क्या आप अपने दोस्तों को आज ही पार्टी दे दोगे? क्या आप अपने घर में आज ही अनाउंस कर दोगे कि मम्मी मेरी तो क्लास में रैंक 1 आ गई, मैंने सपना देख लिया? नहीं करोगे ना। तो अगर आपको अच्छा सपना आता है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सिंपल उस सपने को इग्नोर करोगे। आप कहोगे चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कट्टू, आपको बुरा सपना आया, आपको सपना आया रात को, डर गया आप सपने में कि मैं फेल हो गया। तो जब इंसान को बुरा सपना आता है तो फिर वो उसको इग्नोर नहीं करता, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में मेहनत करता है, उसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। तो अगर आपको बुरा सपना आएगा कि आप फेल हो गए, तो फिर आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, आप उसके लिए काम करोगे। तो बताओ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो भी बता दो आप कि नहीं सर आप गलत कह रहे हो। कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी प्रूडेंट व्यक्ति क्या अभी से भविष्य के बारे में एंटीसिपेट करके खुश होता है क्या? क्या आपने अपने पेरेंट्स को कभी देखा है कि वो आज इस बात की खुशी मना रहे हैं कि भाई हमें सपना आया था परसों 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं? तो ऐसा कोई नहीं करता ना, तो वो बेवकूफ़ी है। तो यही प्रूडेंस है, यही कंजर्वेटिज्म है कि फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है प्रॉफिट होगा तो उसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना। समझ आ गया पॉइंट? लेकिन अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो फिर उसको रिकॉर्ड करना है। तो क्लियर हो गया कंजर्वेटिज्म? पहले इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलो, अब इसका एक एग्जाम्पल है,
वो आपको रटना पड़ेगा अभी, क्योंकि वो पूछता भी है, लेकिन हाँ अच्छे से लर्न करना है। तो एग्जाम्पल पे आर का सिंबल बना रहा हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ आर का सिंबल बनवाऊँ इसका मतलब है रट लेना। आर मतलब रटना है आपको। तो लिखो, एग्जाम्पल है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस कॉमा विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो वैसे तो ये पूरा स्टेटमेंट लर्न कर लेना है ना, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। चलो तो देखो, एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब तो चलो आपने चैप्टर 2 में पढ़ ही लिया था, है ना। स्टॉक का मतलब होता है सामान। तो ये मेरे पास देखो कुछ सामान रखा है। अब इसकी कॉस्ट तो वैसे है 100 रुपये, इसकी कॉस्ट है 100 रुपये, लेकिन मुझे ये पता है कि कल जब मैं इसको बेचूंगा ना बाज़ार में, तो इसका मार्केट प्राइस है 80 रुपये। तो इसकी कॉस्ट तो है 100 रुपये, लेकिन जब मैं इसको बेचूंगा तो इसका मार्केट प्राइस है 80 रुपये, 80 रुपये। तो पहले आप बताओ, इस स्टॉक को मैं किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं? 80। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के तहत हम अपने स्टॉक को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं? लोअर वैल्यू पर, छोटी वैल्यू पर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम उस नुकसान को मान के रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमें हमेशा छोटी वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। लॉस को हम पहले से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। नहीं, क्योंकि पिछले में हमने जो कॉस्ट प्रिंसिपल भी करा था वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए चलता है, जबकि स्टॉक फिक्स्ड एसेट नहीं है। तो ये उसकी मतलब एक हाँ अलग पॉइंट हो गया, राइट। सर हमने उसे 100 रुपये में लिया था। हाँ तो लेकिन हमारा तो पहले चैप्टर में था कि अकाउंटेंसी इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। हाँ, अकाउंटेंसी इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा स्पेशल यूनिक पॉइंट है जिसमें हम उस पॉइंट को ओवरराइड करके कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना ये स्पेशल पॉइंट है। तो ये सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पर ही चलता है, हर चीज़ पर नहीं चलता। एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप कोशिश करना याद रहे। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको हम लो वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल जो होता है वो सिर्फ यही कहता है कि अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है तो मत रिकॉर्ड करो, और अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो फिर रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, तो क्लियर हो गया कंजर्वेटिज्म। चलो, तो ये हो गया नंबर 8। इसके बाद नंबर 9। नंबर 9 प्रिंसिपल का नाम है, ये भी एक छोटा सा प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल, MATCHING, मैचिंग प्रिंसिपल। तो इसमें पहले लिखवा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, expenses incurred, expenses को ब्लॉक बना लेना, expenses incurred to earn the revenue, revenue को ब्लॉक बना लेना, should be recognized, should be recognized in the same year, should be recognized in the same year। तो according to this principle, expenses incurred to earn the revenue should be recognized in the same year। तो इसमें 2 वर्ड्स बस ब्लॉक बनाएं, वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हाईलाइट भी कर देता हूँ।
एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। अब मुझे पता है कि आप चैप्टर 2 भूल गए हो, तो देखते हैं कौन बच्चा होशियार है, किसको याद है रेवेन्यू क्या था और एक्सपेंस क्या था। अकाउंटिंग टर्म्स में सिखाया था ना। ठीक है, तो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या थी? रेवेन्यू रिसिप्ट। हाँ, रेवेन्यू किसको बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट को बोलते हैं, और एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट, तो आई होप याद हो रहना चाहिए ये। तो रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट को रेवेन्यू बोलते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस बोलते हैं। तो मैं एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आप मुझे बताना एग्जांपल समझ आया कि नहीं। ठीक है, आराम से सुनना। तो देखो, मैं अपने कुछ सामान को बेचता हूँ, मैं गुड्स बेचता हूँ। तो गुड्स बेचकर जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। लेकिन सामान बेचने के लिए क्या हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है? पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, सामान बेचने के लिए क्या हमें कोई एक्सपेंस करने पड़ते हैं? जैसे उदाहरण दूँ, हाँ, मशीन तो एक्सपेंस नहीं होता। खैर, मशीन तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है ना, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन हाँ, सैलरी वाला एग्जांपल चलो सही हो गया, मेंटेनेंस वाला एग्जांपल भी सही हो गया। तो मतलब पॉइंट ये है कि आपको सामान बेचने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस करने पड़ते हैं। मशीन का मेंटेनेंस, मशीन अगर चलेगी नहीं तो ख़राब हो जाएगी। रेंट, हाँ रेंट, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एटसेट्रा, रेंट भी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर सामान कैसे बेचोगे। तो सामान बेचने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो अब देखो पॉइंट, अब जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं रेवेन्यू को तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, रेवेन्यू को तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है, अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे धीरे धीरे, कि सामान बेचने के लिए अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस भी करे हैं तो इन एक्सपेंसेस को भी फिर सेम ईयर में ही रिकॉर्ड करो। तो ऐसा ना हो कि रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर लिया और एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको एक्सपेंस को भी फिर सेम ईयर में रिकॉर्ड करना है। तो पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो चाहे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड वर्ड का मतलब होता है, चाहे आप लिख लो अपने समझने के लिए, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, इन द सेम ईयर। तो अगर हमने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया है तो हमें फिर एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला प्रिंसिपल। तो इसको बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, सिंपल। उसके बाद नंबर 10, 1 करोड़। हाँ, इस चैप्टर में। तो नंबर 10 का नाम है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अच्छी बात लिखवा देता हूँ पहले ही, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, रेफर चैप्टर 5। अभी हम कुछ समय बाद चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ, तो ये प्रिंसिपल बेसिकली वहाँ पे कवर हो जाता है। लेकिन हाँ, इसकी स्टेटमेंट अभी लिख लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट होती है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम है डुअल। डुअल मतलब 2, एस्पेक्ट मतलब नज़रिए। तो हर ट्रांजैक्शन के 2 नज़रिए होते हैं। दैट इज़, क्या बोलते हैं, किसी को है पता? हाँ, एक को बोलते हैं डेबिट एंड दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट। हाँ, वो बस अगले पॉइंट में ही आ रहा था। हाँ, वो अगले पॉइंट में लिखवा रहा था, क्योंकि तुमने पढ़ लिया ना, तो भाई अगले पॉइंट में मैं यही लिखवाने वाला था कि हमें चैप्टर 5 में पढ़ना है। तो अब बोल ही दो, चलो क्या होती है वो इक्वेशन। एक साइड को एसेट्स लिखते हैं, हाँ,
राइट, तो ये बच्चों आप भी सब लिख लो, ये हम चैप्टर 5 में सीखेंगे, ये एक इक्वेशन होती है। तो डेबिट को हम एसेट्स कह देते हैं एक तरह से, या एसेट्स लिख लेते हैं, और क्रेडिट के अंदर हम कैपिटल और लाइबिलिटीज़ ये मतलब कह सकते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, तो ये एक इक्वेशन होती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। नहीं वो नहीं, वो हम और आगे सीखेंगे, तो अभी उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है वो बाद में सीखते हैं, तो इसलिए अभी वो नहीं, लेकिन हाँ बस ये समझ लेते हैं अभी के लिए कि हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं डेबिट, एक को बोलते हैं क्रेडिट। तो मतलब अगर मैं ताली बजा रहा हूँ ऐसे, तो दोनों हाथों का इस्तेमाल हो रहा है, एक को बोलेंगे डेबिट, एक को बोलेंगे क्रेडिट। तो इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो ये तो छोटा सा ही प्रिंसिपल होता है। ठीक, उसके बाद नंबर 11, नंबर 11 का नाम है, बहुत ही छोटा सा प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो इसमें तो एक ही लाइन लिखनी है, ये है ही छोटा सा, सबसे छोटा प्रिंसिपल है पूरे चैप्टर का, कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कॉमा, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ के बाद बस एक ही कीवर्ड है, तो मारो तुक्का। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ EVIDENCE, हाँ सबूत। हाँ तो मतलब ये तो प्रिंसिपल सिंपल सा ये कहता है कि भाई कुछ भी रिकॉर्ड जब आप करते हो, हाँ उसका सबूत होना चाहिए। तो अगर मैंने प्रोजेक्टर 1 लाख का ख़रीदा, उसकी रिसीट होनी चाहिए। हाँ राइट, मैंने ये बॉटल 20 रुपए की खरीदी, तो उसकी रिसीट होनी चाहिए। मतलब मैं कुछ भी अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो रिकॉर्डिंग किस बेसिस पर होनी चाहिए? एविडेंस के बेसिस पर होनी चाहिए। हाँ वो फिर रिकॉर्ड करेगा। राइट, नहीं रिकॉर्ड तो कर सकते हो भाई, हम तो ये सीख रहे हैं कि चोरी करना पाप है, लेकिन अब बच्चा कह रहा है सर मैं तो चोरी कर लूँ, तो कर लो। तो ये प्रिंसिपल तो ये कह रहा है कि भाई जो भी रिकॉर्डिंग करो उसका सबूत होना चाहिए। अब आप कह दो कि सर मेरे पास नहीं है सबूत, तो क्या फांसी पे चढ़ जाऊँ? तो फिर उसका मेरे पास जवाब नहीं है। बट प्रिंसिपल समझ गए क्या है? तो प्रिंसिपल तो ये कह रहे हैं कि आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अब नहीं है तो नहीं है, उससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो समझ गए? तो ये सबसे छोटा प्रिंसिपल होता है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। उसके बाद है लास्ट प्रिंसिपल 12th। तो टोटल 12 पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक, वो तो वो हो गए ना अजम्पशंस। हाँ वो तो अजम्पशन तो अलग हो गए ना। तो इसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। चलो तो स्कूल में पढ़ लिया, तो सुनाओ ये वाला क्या होता है? क्या था ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन? नहीं, एसेट क्यों? चलो तो पहले लिखते हैं अंग्रेज़ी, फिर समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, चलो सही याद आया कुछ कॉमा, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट to receive is established. When the right to receive is established, तो इसमें थोड़ा सा कीवर्ड पहले हाईलाइट कर देता हूँ। राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड
चलो तो समझा देता हूँ आपको। तो देखो इसमें सिर्फ हमें एक ही चीज़ पढ़ाई गई है इस प्रिंसिपल में, इसमें हमें सिर्फ रेवेन्यू के बारे में पढ़ाया गया है ना। तो पहले तो रेवेन्यू दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रेवेन्यू वर्ड का क्या मतलब होता है। तो रेवेन्यू वर्ड का बताओ क्या मतलब होता है? बिल्कुल सही, सेल्स, राइट। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। तो ये प्रिंसिपल सिर्फ सेल से रिलेटेड करता है कि आप अपने गुड्स क्या करते हो, बेचते हो, है ना। तो मान लेते हैं मैंने गुड्स जो है वो पता है कब बेचे, डेट लिख देता हूँ, ऐसी कोई भी डेट लिख लेता हूँ। मान लेता हूँ मैंने गुड्स बेचे 27 जनवरी को। तो मैंने गुड्स बेच दिए 27 जनवरी को, है ना। तो इसको रेवेन्यू बोलते हैं या सेल बोलते हैं कि ठीक है सेल हो गई। अब रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब अगर दोबारा लिखना है तो लिख सकते हो। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। तो चलो अब देखो एग्जांपल। तो मैंने गुड्स बेच दिए 27 जनवरी को। तो मैंने जिस आदमी को बेचे, तो पता है उसने पैसे कब दिए मुझे? तो कब दिए पैसे बताओ? 1 महीने बाद। ठीक है, हाँ वो डेटर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डेटर लिख भी देता हूँ, चलो वेरी गुड। तो उसने 1 महीने बाद मुझे पैसे दिए, ठीक है। पहले यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं, यहाँ तक तो सही है सब कुछ। तो अब बस ये है मुद्दा, ये प्रिंसिपल आपसे ये सिखा रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करोगे, बताओ आप। यानी कि आप सेल को रिकॉर्ड कब करोगे? तो बताओ तारीख बताओ, किस डेट को रिकॉर्ड करोगे रेवेन्यू? 31 मार्च तो कोई डेट ही नहीं है। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, 27 जनवरी जब गुड्स बेचे या 27 फरवरी जब पैसे मिले। पिछला कौन सा? एक्रूवल, वेरी गुड, वो तो एजम्पशन थी, वेरी गुड। तो एक्रूवल में आपने वैसे सेम चीज़ पढ़ रखी है, गुड लॉजिक। तो 27 जनवरी को ही, बट नहीं इस हिसाब से कि अभी पढ़ते हैं ना इंग्लिश, अभी तो इंग्लिश बची है। अब इसमें भी वैसे तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट करा, ऐसी सोचना है। सेम चीज़ आपने वैसे एक्रूवल में पढ़ी थी। एक्रूवल भी क्या बोलता है कि पैसे कब मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गुड्स कब बेचे उससे फ़र्क पड़ता है। तो अब यहाँ पर भी वही बात है, बस अब आप आगे की इंग्लिश पढ़ो कि रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड। रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है? व्हेन द राइट टू रिसीव। राइट टू रिसीव का मतलब होता है, राइट का मतलब है यहाँ पर अधिकार। तो आपका जो पैसे लेने का अधिकार है वो एस्टैब्लिश हो गया। तो आपका पैसे लेने का अधिकार कब एस्टैब्लिश होता है? जब बेचते हो, हाँ जब आप गुड्स दोगे या जब आप गुड्स बेचोगे। तो अगर मैं दुकानदार हूँ और मैंने ये बॉटल आपको बेच दी, मैंने कहा ये लो, तो मेरा तो अधिकार आज से ही शुरू हो गया ना। अब आप चाहे पैसे 1 महीने बाद दे रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है बताओ? डेट 27 जैन। तो एक्रूवल के अंदर भी वैसे आपने सेम चीज़ पढ़ी है, और सेल के लिए भी ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल सेम बात कहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि पैसे चाहे कभी भी मिले हो, पैसों से हमें कोई मतलब नहीं है। पैसे पहले भी मिल जाते तब भी कोई फ़र्क ना पड़ता, पैसे बाद में भी मिल रहे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कब रिकॉर्ड करना होता है? जब मतलब सेल हुई। तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो समझ आया? चलो तो एक बार पूरा आपको अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ। टोटल मेरे ख्याल से इसमें 15 बातें हो गई, एक बार अच्छे से देख लो कीवर्ड्स के साथ सारी। तो देखो मतलब आप अपने में देखो, मैं यहाँ से फटाफट दिखा देता हूँ। तो पहला तो था गोइंग कंसर्न,
गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, बस कीवर्ड्स पे फोकस करना है कि बिजनेस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, बस ये सोचना है। कट कंसिस्टेंसी, इसका मतलब एक ही पॉलिसी को सालों साल फॉलो करते रहेंगे, बस कट, काम खत्म। एक्रूअल क्या होता है, हाँ जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तभी रिकॉर्ड करना है, पैसे चाहे पहले मिलें बाद में मिलें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये बात याद रखनी है। कट मतलब पैसे पहले आ गए तो हम कह देंगे एडवांस आ गया, लेकिन सेल नहीं कहेंगे। सेल तो कब कहेंगे, जब सेल हुई। एक्रूअल में सेल नहीं रिकॉर्ड होगी, पैसे आ गए वो रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन सेल कब रिकॉर्ड करूँगा, जब सेल करूँगा। नहीं पैसे आएंगे, अभी कहाँ बैड डेट, अभी तो 1-2 महीने बाद आ जाएंगे। अच्छा वैसे नहीं आए तो बैड डेट हो जाएंगे, हाँ उसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बैड डेट हो गए तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। चलो उसके बाद अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस और ओनर अलग अलग है और हमको बिजनेस के हिसाब से सोचना है, सिंपल है ना। मनी मेजरमेंट कहता है कि मनी की टर्म्स में मेजर होगा, क्वांटिटेटिव चीज़ें होंगी तो रिकॉर्ड करनी, क्वालिटेटिव को नहीं करना। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि छोटे छोटे पीरियड्स में लाइफ को डिवाइड कर दो, राइट। फिर आज आपने देखो क्या क्या पढ़े, आज आपने पढ़ा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, बस कट। मटीरियलिटी क्या कहता है, जिसके लिए मटीरियल है वो रिकॉर्ड करेगा, यानी कि मैं नहीं करेगा, इमैटेरियल है तो नहीं करेगा। फिर नंबर 6 कॉस्ट क्या कहता है प्रिंसिपल, एट कॉस्ट, हाँ तो फिक्स्ड एसेट को हम कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे और मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। लेकिन जब उसको एक्चुअल में बेचेंगे तो मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, हाँ जो भी होगी, मतलब सस्ती हो महंगी हो वो तो कुछ भी हो, यहाँ लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट होता तो भी रिकॉर्ड कर लेते। मान लो मार्केट वैल्यू 60 की जगह नहीं, अगर मान लो मार्केट वैल्यू 60 की जगह होती 1,60,000 तो प्रॉफिट हो जाता। तो कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। उसके बाद 8वां प्रिंसिपल पढ़ा कंजर्वेटिज्म, ये क्या कहता है, हाँ तो अगर आपको फ्यूचर में लग रहा है प्रॉफिट होगा तो रिकॉर्ड मत करो, फ्यूचर में हो रहा है लॉस होगा तो रिकॉर्ड कर लो। वेरी गुड। तो कोई नहीं, उल्टा कर देंगे, वो तो सब सीख जाएंगे हम बाद में। उसके बाद नंबर 9 मैचिंग क्या कहता है, हाँ सेम ईयर में एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों को सेम ईयर में रिकॉर्ड करना है। तो अगर आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया तो फिर एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। फिर वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हाँ और एविडेंस अगर नहीं है तो हाँ फिर तो क्या, फिर करो, वो तो आपकी मर्जी है ना। तो एविडेंस नहीं है तब भी कर सकते हो, है तब भी कर सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल का काम है ये सिखाना कि रिकॉर्ड कब करो, जब एविडेंस हो। और 12वां रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या सिखा रहा है कि सेल को कब रिकॉर्ड करना है, हाँ जब सेल हो, लेकिन एग्जाम में जब सेल हो मत लिख देना, एग्जाम में लिखना है व्हेन राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड, है ना। बाकी पैसे चाहे बाद में मिले। तो समझ आ गए सारे प्रिंसिपल, क्लियर हो गया पूरा। चलो थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।